ठीक है, तो शुरू करते हैं कंसिडरेशन से आज। अब मैंने बताया है कि अग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं जब तक वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता, और उसे लीगली एनफोर्सेबल बनाने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐड करने पड़ते हैं। जैसे ही वो लीगली एनफोर्सेबल हो जाता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो पहला पाँव जो था वो था कैपेसिटी, जो हम पढ़ चुके, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। दूसरा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एग्जैक्टली है क्या? कंसिडरेशन को डिफाइन किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो कंसिडरेशन की बड़ी टेक्निकल सी लंबी सी डेफिनेशन दे रखी है कि कंसिडरेशन इज व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, promisee, the promiser does something or abstains from doing something is called the consideration for a contract. मैंने सिंपल बता दिया। कंसिडरेशन को I have tried to explain it in simplest words before also. Consideration promise की वैल्यू होती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीमेंट जो है वो इट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस, राइट। कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी उसे प्रॉमिस ही कहता है। तो प्रॉमिस अगर आप किसी को कर रहे हैं तो उस प्रॉमिस की एक कीमत होनी चाहिए, राइट। और वही कीमत कंसिडरेशन है। अगर उस प्रॉमिस की कीमत हो जाती है, उस पर एक वैल्यू लग जाती है, तो फिर वो प्रॉमिस बाइंडिंग हो जाता है, फिर आप उससे पीछे नहीं हट सकते। मेरी बात समझ आई? जैसे मैं कहती हूँ कि यार घर तुम्हारा बड़ा खराब सा हो रहा है, मैं पेंट कर देती हूँ, 5,000 रुपये लगेंगे। वो कहता है हाँ ठीक है कर दो, मैं पेंट कर देती हूँ और वो 5,000 रुपये नहीं देता। तो ये नहीं हो सकता। उसको हमारे बीच में प्रॉमिस हुआ है और इस प्रॉमिस में एक कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ है। आई हैव प्रॉमिस टू पेंट हिज हाउस इन रिटर्न फॉर मनी। मैंने फ्री में पेंट करने का वादा नहीं किया, मैंने उसे कहा 5,000 रुपये लगेंगे, मैंने उसके सामने रख दिया कि मेरे प्रॉमिस की ये कीमत है, अगर तुम इस कीमत को चुका दो तो मैं अपना काम आगे करूं। अगर वो प्रॉमिस की कीमत चुकाने को राजी हो जाता है, इसी को हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। दिस इज द इंटायर गेम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ नहीं होता। ऑफर प्रॉमिस है और प्रॉमिसर अपने प्रॉमिस की कीमत बता देता है। अगर उस प्रॉमिस की कीमत सामने वाले को मंजूर होती है तो वो उस कीमत पे प्रॉमिस का एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करता है कि ठीक है तुम परफॉर्म करो मेरे लिए, जो तुम वादा कर रहे हो कीमत मैं दूंगा। ठीक, अगर ये चीज दोनों के बीच में अग्री हो जाती है तो उसी को हम अग्रीमेंट कहते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सेप्टेंस, और वो अग्रीमेंट बन जाता है और अ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस की ही वैल्यू कंसिडरेशन है। या फिर अगर इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो आप ये समझिए कि आपको उस एग्रीमेंट से मिलने वाला बेनिफिट भी कंसिडरेशन है। ये दोनों एक ही हैं, कहने का तरीका अलग अलग है। सोचने वाली बात है। अगर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर मुझे किसी काम को करने में कोई फायदा नहीं हो रहा तो उस काम को करने में मैं उतनी डेडिकेशन नहीं दिखाऊंगी। लेकिन अगर मुझे उस काम को करने से कुछ फायदा हो रहा है, मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो उस काम में मेरा डेडिकेशन दिखाई देगा, उसे मैं और सिंसियरली करूंगी। और लॉ यही एक्सपेक्ट करता भी है मुझसे कि अगर मुझे काम का कोई बेनिफिट मिल रहा है तो मैं उसे ठीक से करूं, कायदे से करूं, सिंसियरली करूं। क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो फिर लॉ मुझ पे वो पेनल्टी लगा देगा कि जब तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है, जब तुम्हारे परफॉर्मेंस का प्राइस देने को कोई राजी हो गया है, जब तुम्हारे प्रॉमिस की कीमत को डिसाइड किया जा चुका है और तुम्हें वो कीमत दी भी जाएगी, तो फिर तुम अपने प्रॉमिस को ठीक से निभाओ। अगर तुम नहीं निभाते हो तो भाई हम तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे। उल्टा भी यही है कि अगर तुम कीमत दे रहे हो तो उतनी ही दो जितनी तुमने प्रॉमिस की थी, राइट। So consideration is the value of the promise or the value of the exchange that happens between the parties, or it can also be defined as the benefit that accrues when a party enters a contract or an agreement. agreement का पार्ट बनने पर पार्टी को क्या बेनिफिट मिलता है, ये भी कंसिडरेशन होता है। ठीक है, अब कंसिडरेशन जो है वो सर्टेन एलिमेंट्स के साथ आता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन को कुछ
तरह से डिफाइन करती है, और वही डेफिनेशन जो है वो उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ले डाउन करती है। तो द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट द डेफिनेशन स्टार्ट्स विद व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी मतलब कंसिडरेशन, फर्स्ट एलिमेंट, इसका क्या मतलब होता है, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी। कंसिडरेशन के वैलिड होने के लिए कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर वो फीचर्स प्रेजेंट नहीं होते तो कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाता, और अगर कंसिडरेशन वैलिड नहीं होता तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, उसे लीगली एनफोर्सेबल बनाने के लिए कंसिडरेशन की वैलिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पहला एलिमेंट है जो डिटरमाइन करता है कि कंसिडरेशन वैलिड है या नहीं। और ये है मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिस। ये देखो सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल है कि कंसिडरेशन इसीलिए दिया गया क्योंकि प्रॉमिसी चाहता था। मतलब जो बेनिफिट अक्रू हुआ है, कंसिडरेशन का जो मूवमेंट हुआ है, वो प्रॉमिसी की मर्जी से हुआ है, उसकी मर्जी के बिना नहीं हुआ। मेरी बात को अब समझना एग्जाम्पल से। मैंने कहा यार घर पेंट कर देती हूँ, 5,000 रुपये लगेंगे, ठीक है, तुम्हारा घर पेंट कर दूंगी मैं 5,000 रुपये में, मंजूर है? तुम कहते हो हाँ कर दो। अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा एक्टिविटी हुआ है, 5,000 रुपये तय हुए हैं, घर का पेंटिंग डिसाइड हुआ है, ये किसी ने एक्सेप्ट किया है, प्रॉमिसी ने इसे एक्सेप्ट किया है। ही हैज एक्सेप्टेड द मूवमेंट ऑफ दिस कंसिडरेशन। ये मूव क्यों हो रही है? क्योंकि पेंट हो रहा है घर, और उसने इस मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, वो राजी हो गया है 5,000 रुपये देने के लिए घर की पेंटिंग के लिए। समझ गए? अगर एक आदमी खुद ही पेंट कर दे, अपने आप ही घर पेंट कर दे, जैसे नहीं वो सड़क पे आप चलते हो तो एक जो बच्चे होते हैं वो जबरदस्ती आपकी गाड़ी पे पानी डाल देते हैं और वाइपर चला देते हैं, आपने पूछा नहीं उनसे, कहा भी नहीं उनसे, वो अपने आप ही कर देते हैं ये। तो ये सॉरी, ये काम उसने मेरे कहने पर नहीं किया है, he did do it because I asked him, he did it on his own। तो यहाँ पे कंसिडरेशन मेरी मर्जी से मूव नहीं हो रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए मुझ पे बाइंड नहीं किया जाएगा। मैंने उससे नहीं कहा कि ये काम करो, मैंने किसी कीमत को तय नहीं किया, मैंने पैसे देने के लिए हामी नहीं भरी, मैंने काम के लिए भी हामी नहीं भरी, वो अपने आप आया, मेरी खिड़की पे पानी डाला साबुन का और वाइपर चला दिया। अब यहाँ पे द कंसिडरेशन इज नॉट मूविंग बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू, इसीलिए ये कोई अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर मैं उसे पैसे नहीं भी देती तो वो मुझे कोर्ट में नहीं लेकर जा सकता, राइट? लेकिन अगर मैं उसे हायर करूँ कि कितने पैसे लेकर गाड़ी साफ करने को, कहते जी 20 रुपए, मैं कहती हूँ चल ठीक है कर। अब यहाँ पे मैंने कीमत तय लग की, कंसिडरेशन को मैंने मूव किया, आई फिक्स्ड अ कंसिडरेशन फॉर अ बेनिफिट दैट आई वांटेड। अब यहाँ पे अगर वो काम करता है, मेरी गाड़ी साफ कर देता है, मैं उसे 20 रुपए नहीं देती, तब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा क्योंकि कंसिडरेशन वैलिड। तो कंसिडरेशन की वैलिडिटी के लिए इट नीड्स टू मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी का क्या मतलब है? इट नीड्स द एक्सचेंज और द वैल्यू दैट इज सेट to the promise must be set because there was a person who accepted the offer। ठीक है, there is a person who accepted that value। एक आदमी है जिसने कंसिडरेशन को एक्सेप्ट किया, उसने हाँ बोला कि मैं कंसिडरेशन प्रोवाइड करूंगा, मैं कंसिडरेशन आपके काम पर दूंगा। इसी तरह से तो होता है, मतलब एक जनरली हर ट्रांजैक्शन में एक पार्टी ही होती है पैसा देने वाली, दोनों पार्टी एक दूसरे को पैसा थोड़ी देती हैं। तो मुझे 10 रुपए दो, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा, कभी सुना है तुमने ऐसा? हैव यू एवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग? नहीं। तो क्या सामने वाली पार्टी जो पैसा नहीं दे रही, वो कुछ और सर्विस दे रही है, वो मुझे सामान दे रही है, वो कंसिडरेशन नहीं, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा? ऑफ कोर्स मिल रहा है, ये भी एक तरह की कंसिडरेशन है। लेकिन यहाँ पे लॉ जो है वो कंसिडरेशन के मूवमेंट का पूरा दारोमदार प्रॉमिसी पे डाल देता है, क्योंकि
जब तक वो हाँ नहीं बोलेगा तब तक ना तो प्रॉमिस परफॉर्म होगा और ना ही उस प्रॉमिस की कीमत आएगी, कीमत देने वाला वही है। और जब तक वो पैसे देने के लिए हाँ नहीं बोलेगा, सामने वाला परफॉर्म नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए जब तक वो हाँ नहीं बोलता, एक्सेप्ट नहीं करता, कीमत देने को राजी नहीं होता खुद से, तब तक परफॉर्मेंस नहीं होता। तो उसने कीमत दी नहीं, उसने परफॉर्मेंस मांगा नहीं, तुमने परफॉर्म कर दिया, तो उसके ऊपर ये एक्ट बाइंड नहीं करता। तुम्हारे और उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कंसिडरेशन जो तुमने दिया, जो सफाई करी ये सोच के कि ये मुझे पैसे देगा, ये वैलिड नहीं। समझे? द कंसिडरेशन दैट यू प्रोवाइडेड वॉज नॉट वैलिड। The exchange must be mutual. If you are providing a benefit, you must be you must ensure that the other person is ready to receive that benefit in value of something or in return for something. अगर आप किसी को कोई बेनिफिट दे रहे हैं, किसी से कोई वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई प्रपोजल दे रहे हैं उसे, तो आपको ये इंश्योर करना है कि वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, आपके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके बदले वो आपको भी बेनिफिट देने को राजी हो गया है। जब तक ये नहीं होता, जब तक वो आपको बेनिफिट देने के लिए राजी नहीं होता, जब तक वो कंसिडरेशन मूव नहीं करता और आपके परफॉर्मेंस को मूव नहीं करता, तब तक कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है? तो सिर्फ आपका बेनिफिट प्रोवाइड करना, आपका अपनी तरफ से कंसिडरेशन दे देना विल नॉट मेक an agreement, a contract. The other party, the promisee, needs to say yes as well. ठीक है? तो अगर आप इसे एक्सेप्टेंस से जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि मैम आप यही तो कह रही हो कि भाई एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, लेकिन एक्सेप्टेंस तो बिना कंसिडरेशन के भी हो सकता है। जैसा करके तुम्हारा घर पेंट कर दूं और वो कहे हाँ कर दो, अभी आपकी पैसे की कोई बात ही नहीं हो और वो घर पेंट कर देता है और कहता है लाओ पैसे। तो कि मैंने तो नहीं कहा कि मैं पैसे दूंगा, क्यों? ये तो इम्प्लाइड है कि मैं घर पेंट करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। ये इम्प्लाइड नहीं है। यहाँ पे भी ऑफर है, यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन को सेट ही नहीं किया गया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो कंसिडरेशन अगर सेट की जा रही है या कंसिडरेशन तय की जा रही है, तो कंसिडरेशन तो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप एक आदमी को कंसिडरेशन मूवमेंट के लिए कंपेल नहीं कर सकते जब तक कि आपने अपने परफॉर्मेंस को उसकी मर्जी से नहीं किया। दिस इज इट, सिंपल से शब्दों में। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।